हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। तो दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 6 बजे होती है। तो आज है 20 सितंबर 2019 और ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और बैंकिंग के लिए होती है दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी न्यूज हम करेंगे और कौन कौन सी नहीं करेंगे। ये वाली न्यूज हम करेंगे, ये ईरान के ऊपर जो सिचुएशन घूम रही है आसपास, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नए आए हैं। उसके बाद ये स्लो डाउन के ऊपर है, ये हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, फाउंडेशन ऑफ फेक न्यूज। जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैलता है सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर है, और ये गुजरात मॉडल के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये आती है हमारी किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा मैप समझ लें। देखिए, ये है ईरान, ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ बब अल मदीब, और ये है यमन। और लड़ाई सारी किन लोगों के बीच में चल रही है, इन लोगों के बीच में, और बीच में यूएसए घुसपैठ कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर सारी करेंगे हम बात। देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बोला है कि अनप्रेडिक्टेबल विल लीड टू म्यूचुअल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब स्पष्टता का ना होना दोनों के बीच में अस्पष्टता क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही अराजकता सिचुएशन में फैल जाती है। तो इसी तरह से है, क्योंकि जैसे कि यूएस के ऊपर वो इशारा कर रहा है कि ईरान रिस्पॉन्स टू यूएस प्रेसिडेंट मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, जो वो ईरान के ऊपर लगा रहा है। वो कह रहा है कि जो इस सैंक्शंस को रीइम्पोज कर दिया गया, उसके कारण जो रीजन में टेंशंस बढ़ी, वेस्ट एशिया का जो बैलेंस है जो दोबारा बिगड़ा, उसको वो लेकर किन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा बता रहा हूं कि जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी में जो हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो तेल की प्रोडक्शन है आधे से भी कम हो गई है, उसको लेकर ये बात है। और ऊपर से ये सऊदी रेबल जो यमन के हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये हमला हमने किया है, और यूएसए ब्लेम लगा रहा है कि ईरान की सपोर्ट से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब सारी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सारी प्रॉब्लम ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि ईरान है ना, वो किसी भी सिचुएशन में बच नहीं सकता। कैसे? एक तो अगर यूएसए ये कह रहा है कि इसने डायरेक्ट हमला किया है और ईरान कह रहा है कि नहीं, ऐसा हमने नहीं किया है, तो ठीक है, इस सिचुएशन में अगर वो बच भी जाए, तो दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन ये आती है कि वो कह रहे हैं कि वो ईरान कहीं ना कहीं हाउथी रेबल्स को तो सपोर्ट तो कर ही रहा है ना, तो इस तरह भी ईरान आकर फंस जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके वो बात करते हैं कि इसके ऊपर ये सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो कहते हैं उसके बाद मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है? देखिए, जो ओबामा ने न्यूक्लियर डील की थी, किसके साथ? ईरान के साथ। तो जो न्यूक्लियर डील की थी, वो कहते हैं कि ट्रंप है ने उस न्यूक्लियर डील से बाहर आ जाए, डील से बाहर आ गए। ठीक है, क्योंकि हालांकि जो ईरान था वो उन टर्म्स पर, उन शर्तों पर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, जो शर्तें उस डील में की गई थी। फिर वो कहते हैं कि द रिमेनिंग सिग्नेटरी, जो दूसरे सिग्नेचर करने वाले ईयू की डील में थे, जैसे कि P5+1 यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसमें ईयू, रशिया, चाइना वुड फिक्स द डील। फिर वो कहते हैं दे रिमेन मोर और लेस स्पेक्टेकुलर व्हेन द यूएस कंटिन्यू टू स्क्वीज ईरान इकोनॉमी विद सैंक्शन। अभी वो क्लियर नहीं है कि कब तक ये सैंक्शंस चलेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए, उनके से सैंक्शंस लगने से हुआ क्या? सैंक्शंस लगने से ये बात हुई, वो तेल अपना बेच नहीं पा रहे, और तेल के बेचने के ऊपर उनकी सारी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। ठीक है, तो ऑयल इंडस्ट्री उनकी कोलैप्स हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनके सामने। फिर उसके बाद वो बात आती है कि अब जब वो बाहर आ ही चुके हैं इससे, ठीक है, और यूएस का प्रेशर और मॉनिटर उनके ऊपर चल रहा है, एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, ऊपर से माउंटिंग हो रहा है, तो फिर ईरान ने अब दो तरह की स्ट्रेटजी यूज की है। पहली स्ट्रेटजी तो वो ये कर रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके न्यूक्लियर डील के जो जितने भी टर्म्स है, जितनी भी शर्तें हैं, उसको वायलेट करता जा रहा है। ठीक है, और दूसरी अप्रोच उन्होंने ये पहुंची है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जगह पे मैं एक बार इसको हटा देता हूँ सारे को। ये देखिए, यहाँ पे जो इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे इसका टोटल कंट्रोल की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जितने भी ऑयल टैंकर की सप्लाई जा रही है ना, उसको टारगेट कर रहा है, किसी को तबाह कर दे रहा है। जैसे नॉर्वे, सऊदी अरेबिया और जापान के टैंकरों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। तो उसके बाद जो अमेरिका का ड्रोन था, वो उसकी एयर स्पेस में एंटर किया था, तो इन्होंने वो मार गिराया। तो उसके बाद ईरान, मतलब जो अमेरिका था, उन्होंने अपनी पूरी फोर्सेस को स्ट्राइक करने के लिए कह दिया था, एयर स्ट्राइक करने के लिए बोल दिया था। तो वो 10 मिनट पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो रोक दिया, नहीं तो होता है कि वर्ल्ड वॉर तो भी छिड़ जाती। ठीक है,
फिर उसके बाद बात है कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स है उन्होंने क्या किया, जिब्राल्टर में ईरान का जो ऑयल वेसल था रोक लिया। तो ईरान ने यहाँ इस एरिया में ब्रिटेन का ऑयल टैंकर रोक लिया। तो दोनों ने एक दूसरे का छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका का प्रेशर था यूएस को, यूके को, कि इसको मत छोड़ो, ठीक है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज ये है। और यहाँ पे ईरान की सिचुएशन के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है। अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया को दोनों तरफ ही कंट्रोल छा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। तो अब वो कहते हैं कि जो ये हमला हुआ है सऊदी अरेबिया की ऑयल वेसल के ऊपर, ये दर्शाता है कि वेस्ट एशिया में जितना भी ऑयल फैसिलिटीज है वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई सेफ्टी का मेजर, कोई कानून तब तो लाया ही होगा ना। अगर उसका भंग हो गया तो इसका मतलब ये भी तो भंग हो ही सकता है ना। जैसे कि मैंने आपको 10 मिनट वाली बात बताई कि एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया ट्रंप ने जब उनका ड्रोन गिराया गया यूएस का ईरान में, तो उसके बाद वो 10 मिनट पहले रोका, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात क्या है, उन्होंने फिर यहाँ पे ओबामा की बात की, जो ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राइटर कहते हैं जो कि हुआ भी, कि ट्रंप ने जो अप्रोच उठाई वो किस तरह की अप्रोच उठाई। ट्रंप ने सोचा देखो कि बराक ओबामा ने प्रेशराइज करके ईरान को अपनी शर्तें मनवा ली, ठीक है। वो कहता है मैं भी मनवा सकता हूं। तो उसने क्या किया, डील से बाहर आ गया और इतना ज्यादा प्रेशर बना रहा है कि मैं अपने मनमानी शर्तों मनवाऊंगा उनसे। पर लेकिन क्या हो रहा है कि अब ओबामा की और ट्रंप की अप्रोच में फर्क है। ओबामा ने क्या किया था, उसने जिस वक्त इस बार ट्रंप की तरह यूनिलेटरली सिर्फ अपनी तरफ से हाथ पीछे खींच के पूरी की पूरी आर्मी को उनके ऊपर अपोज नहीं किया था। उन्होंने पहले के पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन में और उनके लाइक माइंडेड देशों पर एक ओपिनियन तैयार किया, उन सबको एक साथ लेकर आए कि देखिए हमें ईरान को ये काम करने से रोकना चाहिए। वो माने तो क्या हुआ, सभी देश एक साथ आए तो ईरान ने कहा चलो ठीक है हम आपकी शर्तें मानते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने शर्तें मान भी ली, कुछ टर्म्स में मनवा भी लिया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई, अच्छे से नेगोशिएशन भी हो गई। लेकिन उसके बाद अब ट्रंप ने जो किया मैंने आपको बता ही दिया है कि वो यूनिलैटरली बाहर आ गए हैं। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब इसका हाल तो यही है कि यहाँ पे कुछ यूनाइटेड नेशन या फिर कोई ऐसे प्लेयर्स एंटर करें ताकि यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है, फिर वो कहते हैं कि लैक ए स्ट्रेटजी टू पुट दिस रिलेक्टेंस इनटू ए पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब वो कहते हैं कि जो रिलेक्टेंस है अब इससे पता चलेगा कि आगे सिचुएशन क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर। कोई इसमें ज्यादा खास मॉडल, अब देखिए ये है गुजरात मॉडल। यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, जो नर्मदा नदी पर बना है, जिसके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति भी बनी है, ये उसको लेकर इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। किस तरह से, जरा समझ लें, वो इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि देखिए उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में कहा जाएगा कि मोदी देश को बदल देगा। अब बात क्या हो रही है, बात हो रही है गुजरात गवर्नमेंट हैज फिल्ड अप सरदार सरोवर दिस ईयर, ठीक है, फ्लडिंग द नर्मदा। अब वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सरदार सरोवर को भर दिया, ठीक है, उसकी वजह से नर्मदा में एक तरह की फ्लडिंग आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। वो कहते हैं मध्य प्रदेश अलोन मोर देन कम से कम मध्य प्रदेश की 28,000 फैमिलीज सबमर्ज्ड जोन में है। उसके बाद वो कहते हैं कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया था रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन भी अभी उनका दिया नहीं गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों को वहां से हटाया गया और वहां पे अपना पूरा काम किया गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिस्टर्बिंग वीडियोस, जिन लोगों को हटा दिया गया था जबरदस्ती, उनकी वीडियोस आई हैं जिनमें अलग अलग तरह की बुरी सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं। फिर वो कहते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच सीन्स अलोंग नर्मदा के किनारे ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम रोज ही दिखाई दे रही है, जैसे वीडियोस में दिखाया गया है कि 2 बच्चे रो रहे हैं, एक औरत को जबरन कहा जा रहा है कि छोड़ के चले जाओ। तो उसके बाद बात आती है कि सीजन हैव बीन डिस्ट्रॉयड। वो कहते हैं जो क्रॉप गॉन सीजन था, वहां पे जो फसलें उगाई जाती थी वो सीजन डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। अराउंड 13,500 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग ड्राउंड। जो उसके आसपास 13,500 हेक्टर का फॉरेस्ट था उसको भी तब कहीं ना कहीं खराब हो गया है। फिर वो कहते हैं इंग्रेस ऑफ सी, जो सी है, जो समुद्र है, उसका पानी इनलैंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो कैसे, वो भी अभी देखेंगे। वो कह रहे हैं कि वाटर बियॉन्ड सरदार सरोवर वंस माइटी नर्मदा इज नाउ ए सीजनल ड्रेन। मतलब कि जो सरदार सरोवर का जो पानी था वो पहले समुद्र में जाके गिरता था, अंदर तक जाता था, अब वो कहीं ना कहीं सीजनल ड्रेन बन के रहेगी जो सीजन के हिसाब से चलती है, ठीक है। वहां पे अब मिलता क्या है, सीवेज गंदा पानी और जो इंडस्ट्रियल का गंदा जो पानी है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो जगह खाली हो जाने की वजह से समुद्र का पानी अंदर को घुस रहा है, जिसकी वजह से जो उपजाऊ मिट्टी थी वो अब क्या हो गई है,
सेलाइन, उसमें नमक आ गया है। और कहते हैं 10,000 हेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो 10,000 हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड था वो सारा खराब हो चुका है। और उसके बाद वो दूसरी कह रहे हैं कि जो फिशिंग कम्युनिटी थी वहां की 30,000 लोग जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी कहीं ना कहीं तबाह हो गई है। हिल्सा फिश की वो कहते हैं जो वहां पे एक प्रजाति है वो कहीं ना कहीं डेंजर पे चल रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सरदार सरोवर वॉज सोल्ड टू पीपल ऑफ गुजरात, ठीक है। मतलब जो सरदार सरोवर था वो पीपल ऑफ गुजरात के लिए बोला गया था, लेकिन वो कुछ कहते दिख नहीं रहा। वो गिफ्ट गिफ्ट देने की बात की थी। वो कहते हैं कई सालों के लिए इंडस्ट्रियस लॉबी ने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि ये बनाओ बनाओ बनाओ, और पॉलिटिशियंस ने उनकी बात सुनी भी। हालांकि एक्टिविस्ट थे इसके खिलाफ थे कि नहीं मत बनाओ मत बनाओ, ये दिक्कत देगा। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो डैम बनाया जाएगा वहां के फार्मर्स को नई लाइफ देगा, नई जिंदगी देगा, क्योंकि वहां पे पानी नहीं मिलता था उस इलाके में। तो उन्होंने कहा कि अलाउंग द प्रोजेक्ट टू गो हेड, 2000 वर्डिक्ट जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अलावा, उनका था कि देयर वाज नो अदर वे, क्योंकि उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था डैम बनाने के लिए कि हमारे पास कोई और उपाय ही नहीं है सूखे इलाके को पानी पहुंचाने का सिवाय इसके, हमें डैम बनाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि कच्छ फार्मर्स वाज प्रोमिस्ड नर्मदा वाटर, जो कच्छ के फार्मर्स थे उनको कहा था कि आपको नर्मदा का वाटर मिलेगा, वो भी अभी तक वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा कि नहीं होगा। फार्मर कम्युनिटी, फार्मर्स, क्लाइमेट, फिशरमैन, हर्ड्स, सभी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं इफेक्ट हुए हैं। तो कहते हैं प्राइमरी बेनिफिशियरी, इट इज क्लियर दैट कि प्राइमरी बेनिफिशियरी है डैम वर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल थे लोग, उद्योगपति थे, जैसे टाटा का प्लांट है वहां पर, या वेस्ट बंगाल के लोग हैं, ये सब लोग प्राइम बेनिफिशियरी रहे। जैसे कोका कोला वाले, किसानों की तो बात दूर की रही। फिर वो कहते हैं कि द प्लाइट ऑफ फार्मर्स ऑफ धुलेरा who were once promised नर्मदा वाटर and were successfully mobilized against anti डैम protest। वो कह रहे हैं कि जो धुलेरा के फार्मर्स थे उनको जो एंटी डैम प्रोटेस्ट था उनके खिलाफ खड़ा किया गया, कहीं ना कहीं पिक्चर किया गया, उनको प्रॉमिस किया गया कि आपको पानी मिलेगा, कहीं ना कहीं वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो धुलेरा की बात आई, धुलेरा में एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बीच में नहीं है। To add insult to injury, the state government now want to build a special investigation region, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वहां पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाना चाहते हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, हमें अब दोबारा सोचना चाहिए कि लोगों के अच्छे के भले में, ठीक है, ताकि कुछ लोगों का अच्छा हो सके, ठीक है। अब देखिए जो कहते हैं कि इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म ever taken to industries after the manner of the West. Imperialism of a single tiny island kingdom, Britain, is today keeping the world in chain. If an entire nation of 300 million took to similar economic exploitation, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस तरह की एक्सप्लोइटेशन तब हमारी हुई, कहीं ना कहीं ये ना हो कि अब हमारी एक्सप्लोइटेशन वही तरह की होगी। और वो कहते हैं कि जो गुजरात मॉडल को पिक्चर करके आगे लाया गया था, अब वो गुजरात मॉडल जितना दिखाया गया था उतनी बात अब दिख नहीं रही है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो यही सारा आर्टिकल है। तो अब बात आती है शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ फेक न्यूज। जो फेक न्यूज आप सुनते होंगे, आपने अक्सर, अगर कुछ लोग नहीं सुनते होंगे तो वो आप सुन लें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको कई तरह की फेक न्यूज मिलती हैं। तो वो फेक न्यूज के ऊपर ये आर्टिकल है। वो कहते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसका फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा फैलाती हैं और जीत जाती हैं। अब देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि ये चीजें आज की नहीं चल रही हैं, ये चीजें तो पहले भी चल रही थी, तब पॉम्फलेट्स वगैरह से चलती थी, अखबार में न्यूज वगैरह से चलती थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का बढ़ावा हुआ, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एक्टर्स ने डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए, ठीक है। पहले भी वो कहते चलते थे कैंपेन्स, अब इसके ऊपर चले। तो जो ये कैंपेन अब सोशल मीडिया में चलते हैं, ठीक है। पहले तो वो कह रहे हैं कि ये कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट जीतने के लिए चलाती थी, जैसे पोस्टर चिपकवा देना किसी शहर में, ठीक है, पॉम्फलेट बिकवा देना। अब कहते हैं नया तरीका रूप इख्तियार कर लिया है। वो क्या है? डिस इन्फॉर्मेशन का नया तरीका। अब डिस इन्फॉर्मेशन का नया तरीका ये है कि वो कहते हैं सोशल मीडिया का यूज किया जाता है, एक आईडी बनाई जाती है, उसके ऊपर गलत इंफॉर्मेशन डाली जाती है। अब उस गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर विश्वास लोग क्यों भी कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कहते हैं जो इंस्टीट्यूशनल न्यूज है, जो मीडिया के न्यूज चैनल होते हैं या फिर अखबार होते हैं, वहां पे भी वो कहते हैं कि अच्छे तरीके से न्यूज को, रियल न्यूज को आप सामने लाया नहीं जाता। तो वो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, जो उनके लोगों के अंदर उनके लिए एक रिस्पेक्ट थी कि हाँ एक सही न्यूज लेके आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी लूज किया उन्होंने। फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि जो एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया आया है, उसकी वजह से जो
एक तो उसके ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है कि हर कोई बंदा कुछ भी डाल सकता है। दूसरा, क्रिएशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ फेक न्यूज बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ये 3 तरीके से इसको रोका जा सकता है। पहली बात तो वो कहते हैं रिब्यूटल, खंडन करना कि ये हमने नहीं किया। दूसरा, रिमूवल ऑफ द फेक न्यूज, उस फेक न्यूज आइटम को हटा दीजिए। तीसरा, और एजुकेशन द पब्लिक, उनको अवेयर किया जाए कि आप किस तरह से जाने कि कौन सी न्यूज फेक है, जैसे कौन सी न्यूज फेक नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो अगर कोई न्यूज आपको फेक लगती है, गूगल पे लिखिए, उसको सोचिए, लोग नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात की है। अब देखिए इन 3 पॉइंट पर बात करेंगे। रिब्यूटल मतलब खंडन करना, रिमूवल ऑफ फेक न्यूज आइटम। अब देखिए सबसे पहले तो वो कहते हैं कि रिब्यूटल, वो कहते हैं आप खंडन तो कर देंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप खंडन कर देंगे, डिबंक्ड बाय पॉइंटिंग आउट एरर्स लाइक मिसमैच, मैलिशियस एट्रीब्यूट। पर वो कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज आइटम है अपीयर ऑन इंस्टीट्यूशनल हैंडलिंग अटेम्प्ट आर मेड टू हैव इट रिमूव्ड आफ्टर रिब्यूटल। मतलब वो कहते हैं कि चाहे आप इसको रिमूव भी कर दें, रिब्यूटल खंडन भी कर दें, लेकिन उसकी वजह से कोई ज्यादा खास उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रीवर्क करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं हालांकि जो फेसबुक है, ठीक है, रिब्यूटल मतलब खंडन कर देना। जैसे कोई फेक न्यूज आई है, मोदी जी के ऊपर कोई फेसबुक न्यूज फेक न्यूज आ जाए, तो मोदी जी क्या करेंगे, वो कह देंगे कि ये न्यूज बिल्कुल झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी की न्यूज आ जाए कि किसी इलाके में कह दिया जाए कि चोरियां बहुत हो रही हैं, ठीक है, तो फेसबुक पर या ऐसे न्यूज चैनल पर या व्हाट्सएप पर मैसेज फैलने शुरू हो जाए, तो वहां पे पुलिस अनाउंसमेंट कर देगी, या फिर वहां पे अखबार में अगर वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये न्यूज गलत है। पहला तरीका तो ये हो गया न्यूज को, उस न्यूज को झूठा करार करने का। दूसरा, वो कहते हैं कि फेसबुक जैसी कंपनियां, यूट्यूब जैसी कंपनियां वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है उनके ऊपर कि वो ऐसे जो गलत कंटेंट है इनको रिमूव करें। फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ने ऐसा अटेम्प्ट किया भी है कि वो 5 से ज्यादा किसी भी चीज को आगे एक बार में वो नहीं करने देते, बढ़ाने नहीं देते, ठीक है। वही तो हो गया रिमूव वाला आइटम, ठीक है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि जो पब्लिक है उसको एजुकेट किया जाए, ठीक है। उनको क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए कि देखिए जो ये न्यूज आ रही है उनके ऊपर आप विश्वास मत कीजिए, रादर देन आप किसी ऑथेंटिकेट सोर्स पर जाइए जो गवर्नमेंट द्वारा पास हो कि ये न्यूज सही है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये है। उसके बाद वो कहते हैं इसके ऊपर भी हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स है, इसके ऊपर भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है। वो कैसे, वो कहते हैं कि attempting to rebut fake news is akin of hitting a moving target, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसे टारगेट को हिट कर रहे हैं जो बदलता ही जाएगा। मतलब आपने एक बार उसको रिब्यूट कर दिया, वहां से हटा दिया, डिलीट कर दिया, या आपने अपने क्या किया, आपने उसको रिब्यूटिंग कर दिया, उसका खंडन कर दिया, तो कहते क्या होगा, जो फेक न्यूज की फैक्ट्रियां बन रखी है वो उसी तरह की न्यूज का नैरेटिव किसी ना किसी तरीके से बदल के उसी न्यूज को फिर लोगों के सामने रख देगा। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। फिर वो दूसरी प्रॉब्लम है, वो ये कह रहे हैं, ये तो रिब्यूटिंग खंडन के ऊपर हो गया। फिर वो दूसरी कह रहे हैं रिमूव को लेकर, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू, वो कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल है किसी भी फेक न्यूज को कंप्लीटली रिमूव कर देना। किस तरह से, वो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है, हर बंदे के हाथ में तो है, हर बंदा उसको पास ऑन कर रहा है, कहीं ना कहीं तो वो चीज रह जाएगी ना, फिर चलती रहेगी, ठीक है। फिर ये कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसको लेकर। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप इस खंडन के ऊपर वो बात करते हैं, अगर आप इसका रिब्यूटल करते हैं, खंडन करते हैं, कहीं ना कहीं वो उस न्यूज का और बढ़ावा ही होता है। किस तरीके से, देखिए ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो न्यूज चैनल उसके ऊपर क्या करते हैं कि ये फेक न्यूज है या नहीं, उसके ऊपर हम जांच करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरी सीरीज चलाते हैं, ठीक है। उस सीरीज में क्या होता है कि जिन लोगों ने उस न्यूज के बारे में नहीं भी सुना होता उसका भी कहीं ना कहीं प्रचार हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कहते प्रॉब्लम है, खंडन करते करते कहीं ना कहीं उस चीज का हम कवरेज है वो बढ़ा देते हैं। ये भी बात कर रहे हैं वो, ठीक है, फेक न्यूज के ऊपर। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज को हम मतलब वी मस्ट एड्रेस द अंडरलाइन नैरेटिव। वो कहते हैं हमें इसे जरूर एड्रेस करना चाहिए। वो कहते हैं किस तरीके से करना चाहिए, वो कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि इसके अलावा सिर्फ यही बात नहीं है, अब वो कहते हैं कुछ और पॉइंट्स भी लिए गए हैं इसको रोकने के लिए। जैसे वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ न्यूज, ठीक है दोस्तों, सोर्स ऑफ न्यूज मतलब कि कहां से न्यूज शुरू की गई, उस सोर्स को भी पकड़ा जाए। जैसे कि प्राइवेसी के ऊपर ये सब को लेकर इनकी डिसीजन होती भी है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये भी कहते हैं पॉइंट उठ के आ रहा है कि इसके द्वारा भी ये चीज की जा सकती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ न्यूज को डिबंक करना, खत्म करना, ये सब कुछ नहीं है, हमें कहीं ना कहीं नैरेटिव के ऊपर बैटल लड़नी चाहिए। एक तो आप न्यूज को डिस्कार्ड कर देते हैं, न्यूज को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एक तरह का नैरेटिव तैयार हो जाता है उसको भी तो बदलने की जरूरत है ना। वो कह रहे हैं किस तरफ से, वो कहते हैं कंफर्मेशन बायस। वो किस तरह से कह रहे हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए कि कोई ऐसी न्यूज आ गई, ठीक है, जिसके ऊपर लोग, कोई व्यक्ति अपना बिलीव बना के बैठे हैं
ठीक है। तो उस न्यूज को जब वो लाया जाता है तो वो उसको अपने आप ही सच मान लेते हैं। अगर आप उसका खंडन भी कर दें, रिब्यूट भी कर दें, उसके बाद भी वो कहते हैं कोई ना कोई ट्रुथ ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो खुद उसमें बिलीव कर रहे होते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है। जैसे चोरी वाली एग्जांपल ले लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि चोरियां हो जाए, ठीक है, चोरियां हो रही हो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपके इलाके में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है, ऐसी फेक न्यूज फैल जाए, तो बाद में आप कहें कि उसका कोई खंडन कर दे वहां की अथॉरिटीज, वहां के अधिकारी, तो फिर भी आपने कोई छोटी मोटी चीज को पकड़ लेंगे, जो बिलीव करने वाले लोग होंगे उस फेक न्यूज पर, वो उसका फिर कोई ना कोई हल नहीं निकलेगा। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा नैरेटिव भी बदलने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बाय एड्रेसिंग द वीकनेस दैट अलाउ फेक न्यूज नैरेटिव टू टेक रूट, हमें उसको रूट से पकड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि वी मस्ट नॉट गेट सक्ड, वो कहते हैं कहीं ये ना हो कि आप न्यूज का खंडन करते करते उसके अंदर ही घुस जाए, उसकी नैरेटिव को ही खो दें आप, उसके नैरेटिव का ही खंडन करते करते। ठीक है। फिर वो कहते हैं मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अराउंड एन अल्टरनेटिव नरेटिव, जो अल्टरनेटिव नरेटिव है, जो सही नरेटिव है, ठीक है, उसके ऊपर आप एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करें। बस यही आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास पूरी होती है, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में लेके थैंक्स करता हूँ। देखिए दोस्तों, जिसमें आपको जो मैंने करवाया है फेक न्यूज के ऊपर, आपको पता ही होगा कि फेक न्यूज फैलती है सोशल मीडिया के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको हटा कैसे सकते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो ये इंटरनेट जायंट सोशल मीडिया है, ये बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब कि ग्राउंड में हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इसको लेकर, ये सेंटर है, यहाँ पे भी ये कुछ भेजे, यहाँ पे भी कुछ भेजे, यहाँ पे भी कुछ भेजे। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि जैसे हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी, अगर 135 करोड़ लोगों ने अपने फेसबुक, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पे अकाउंट बना रखे हैं, तो उस अकाउंट से वो किसी भी चीज को अपलोड कर सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड कह देते हैं इसको। ठीक है। मतलब किसी एक के हाथ में ताकत नहीं है, सबके हाथ में ताकत है इस चीज को लेकर। फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हम इस फेक न्यूज का खंडन 3 तरीके से कर सकते हैं, खंडन करना, रिब्यूटल, उसको हटा देना, या लोगों को एजुकेट करना कि ये झूठा है किस तरीके से। फिर वो कहते हैं कि इन 4 चीजों को वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो उसके ऊपर भी कहते हैं शॉर्टकमिंग्स है, जैसे कि वो कहते हैं कि इसको ऐसी न्यूज को घुमा फिरा के फिर ले आएंगे। फिर वो दूसरा कहते हैं कि इसको पूरे तरीके से खत्म करना मुश्किल है, रिमूव करना मुश्किल है। तीसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर आप इसका खंडन भी करते हैं तो आप न्यूज को कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कंफर्मेशन बायस भी है। बायस का मतलब अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मुझे किसी तरह का बिलीव है कि हाँ हमारे इलाके में हो सकता है कि कोई चोरी हो रही हो, जैसे मेरे पड़ोस में किसी की हो गई हो, ठीक है, या फिर मेरे साथ इतिहास में कुछ ऐसा हुआ हो, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज को कहते हैं खराब करती है, झूठी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं सच्चा बना देता है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। यही सब आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, यही सारे पॉइंट्स है। लिखा बहुत होता है, लेकिन जब चीजों को समझाते हैं तो आप नोट्स प्रिसाइज करके छोटे में लिख सकते हैं, ताकि आप अगर एक पेज में, आप कोशिश कीजिए भी कोई भी एक आर्टिकल मैं करवाता हूं तो आपको एक पेज में उसका नोट्स तैयार कर रहे हैं, की वर्ड्स में लिखिए, बस यही है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में लेके थैंक्स करता हूं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।